तहलका अंगेज खबर। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस्तीफे का किसे कहा है, अहम खबर देने वाला हूं। एमक्यूएम का इख्तलाफ किस बात पर, कहां पर, किस लिए हुआ, ये भी बताऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 36 करोड़ रुपए, लेकिन मरियम का मुकाबला नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मोहसिन नकवी वाली खबर कहां आकर रुकी है? इजराइल की कैद से आजाद होने वाले उस मुजाहिद ने क्या बताया है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं वो अंदर की खबर जो अब तक कहीं नहीं किसी के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। आखिर एमक्यूएम का और पीएसपी का झगड़ा कहां पर हुआ है, किस लिए हुआ है और क्यों हुआ है? क्या डॉक्टर फारूक सत्तार को डिप्टी पार्लिमानी लीडर क्यों बनाया गया है और इस्तीफे की वजह क्या सामने आई है? एक हैरत अंगेज, तहलका अंगेज खबर में आपको देने वाला हूं। लेकिन इन सब खबरों के लिए जरूरी यह है कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं। और मैं जानता हूं ये बात कि इस वक्त मेरा चैनल आपके पास नहीं आ पा रहा क्योंकि हम पर कुछ पाबंदियां लगी हुई है। तो जिनके पास आ रहा है वो बराह मेहरबानी से जरा सा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कहानी बहुत आसान सी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? वो फैसला के जो 1.5 साल से रुका हुआ था वो अब आकर क्यों हुआ है? वो 1.5 साल का फैसला ये कि एमक्यूएम इलेक्शन में आई, एमक्यूएम ने इलेक्शन जीता और एमक्यूएम 2000 अब कैसे भी जीता, अब आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, 47, 46, 45, 500 कुछ भी दे दीजिए, लेकिन एमक्यूएम वफाक की हुकूमत का हिस्सा बन गई। एंड वहां पर ऐलान हुआ कि इनकी जो रहनुमा या चेयरमैन है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनको फौरी तौर पर वहां पर पार्लिमानी लीडर वो बन गए। लेकिन एमक्यूएम का डिप्टी पार्लिमानी लीडर 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं हो सका था। और यही वो सवाल था कि जिसकी मैं खबर आपको उससे पहले की बड़ी देने वाला हूं कि अब डिप्टी पार्लिमानी लीडर का डॉक्टर फारूक सत्तार का अनाउंसमेंट क्यों हुआ है। ये बात बहुत ज्यादा अहम समझने की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बड़ी और खबरें भी दूंगा ताकि ये खबर आपको समझ में आ सके। मैं आपको एक सीरीज देने वाला हूं और मैं आपको एक तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात अपनी शिद्दत पर हैं और एक बार फिर तलाक हलाले और फिर तलाक फिर शादी की बातें हो रही हैं। इस वक्त एमक्यूएम के अंदर जो फैक्टर, एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर है और जो पीएसपी का फैक्टर है, वो दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। एमक्यूएम वालों ने जो अनाउंसमेंट किया कि जिसके मुताबिक वहां पर पार्लियामेंट जो फेडरल एरिया के उनके अहदेदारों का इजलास बुलाया, वहां का पीएसपी के लोगों ने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया और फिर उसके बाद एक इजलास मुनक्किद किया जिसे उन्होंने कहा कि एहतजाजी इजलास। हैरतअंगेज तौर पर इसमें कहा गया कि हम नजरियाती कारकुनान हैं। पीएसपी अपने आप को अगर नजरियाती कारकुनान कह रही है तो कौन सी एमक्यूएम की नजरियाती कारकुन कह रही है, ये एक अलग बहस है। लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है क्योंकि ये इनके अपने मामलात हैं। मेरे पास है खबर, और खबर ये है कि आखिर इस इख्तलाफ की वजह कहां से बनी और उसके बाद उन दिनों में टेलीफोन कॉल्स किस किस की आई, किस किसने क्या क्या धमकी दी, और उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं। और डॉक्टर फारूक सत्तार ने यहां तक धमकी दी कि जनाबे वाला मैं कौमी असेंबली की सीट से भी इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये अभी की बात है, सिर्फ 2 दिन पहले की, ये पिछली बातों पर मत जाइएगा। लेकिन असल मसला है कि ये इख्तलाफ की बुनियाद कहां पर बनी। तो पहले खबर का उनसर वो बताता हूं, उसके बाद आपको पार्लिमानी लीडर की खबर दूंगा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबर दूंगा और सारी खबरें दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने आपसे ये कहा क्योंकि मुझ पर इस वक्त पाबंदियां लगी हुई है यूट्यूब की तरफ से और मेरी वीडियोस पर कि मेरी वीडियो कहीं जाती नहीं है और चैनल सब्सक्राइब करने का एक मसला होता है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दीगर चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो ताकि इस वक्त पाबंदी है तो जाहिर है अब ये 6 महीने की पाबंदी है, मुझ पर आप तक वीडियोस नहीं आ पा रही होंगी, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होगी, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अब आइए मामले पर। मामला शुरू होता है उस दिन से जिस दिन केडीए का इलेक्शन था। आपको मालूम होगा कि कराची के अंदर, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर एक इलेक्शन हुआ जिसके अंदर एमक्यूएम और पीएसपी ने मिलकर इलेक्शन हिस्सा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझ में आपको आगे चलकर आएगा। और उसमें जो पीएसपी के ही एक साबिक बड़े ओहदेदार थे वो कामयाब हो गए केडीए के इलेक्शन में। अब आप कहेंगे इसमें क्या मामला है?
उसके अगले दिन इस बात का एहतमाम किया गया कि मरकज पर जश्न होगा और मीडिया को बुलाया गया। जब मीडिया को वहां पर बुलाया गया तो 7 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था और 9 बजे खालिद मकबूल सिद्दीकी की फ्लाइट थी और उन्हें जाना था। यानी कि वक्त बहुत कम था और 2 घंटे के अंदर ये सारे प्रोग्राम को निपटना था, या 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस सारे प्रोग्राम को निपटना था। 7:15 बजे अजान नमाज का वक्त होता है और अनीस कायम खानी साहब और दीगर लोग जो वहां पर मौजूद होते हैं वो छत पर नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। 8 बजे तमाम मीडिया तैयार बैठा होता है, लेकिन अनीस कायम खानी साहब नीचे नहीं उतरते हैं और उसके बाद 8 बजे के करीब सब लोग वो प्रोग्राम शुरू होता है। जैसे अनीस कायम साहब नीचे उतरते हैं तो वहां पर मौजूद एक साहब जिनका नाम मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं, वो उनसे कहते हैं कि भाई प्रोग्राम शुरू हो गया है, चले आप जाएं। तो उस वक्त अनीस खानी साहब इनकार कर देते हैं और वहां से इख्तलाफ बनना शुरू होता है और जिसके बाद इस बात का अनाउंसमेंट हो जाता है कि जनाब अब कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा और तमाम जगहों का बाइकआउट होगा। अब मामला ये था कि उसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट फेडरल बी एरिया टाउन की जब चीजों का अनाउंसमेंट हो रहा था तो इसके लिए 13 रुकनी कमेटी बनी थी, जिसमें शकील कमांडो से लेकर दीगर जो लोग पीएसपी का फैक्टर था वो भी इंक्लूड था और इसमें जिस इंचार्ज और डिप्टी इंचार्ज की बात की जा रही थी वो उस कमेटी ने बाकायदा दस्तखत करके अप्रूव किया था। तो उसके बाद जब इजलास हुआ तो एमक्यूएम के लोग, तो पीएसपी के लोग क्यों नहीं आए, ये इख्तलाफ उस दिन से शुरू हुआ था, यानी कि जब केडीए वाला मामला था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस कहानी के अंदर आ गई शिद्दत और शिद्दत आने में इसमें शिद्दत आ गई और उन्होंने मना कर दिया कि हम इजलास में नहीं आएंगे। अब इस इजलास को पोस्टपोन करवाने के लिए कई मामला हुए और कि इजलास में उनको लाने के लिए भी और उनको इजलास ना होने के लिए भी बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स भी। इस इजलास को मुलतवी करने के लिए बहुत सारे प्रेशर्स आए। इसकी मैं पूरी कहानी आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन ये प्रेशर इस हद तक था कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये तक कह दिया कि मैं अपनी कौमी असेंबली की सीट से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं एमक्यूएम छोड़ रहा हूँ। और ये एक बहुत हाई प्रोफाइल जगह पर ये सारी बातें हुई और बाकायदा एमक्यूएम के जो हायर अप सर्किल है उसके अंदर ये बात हुई। अब उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या स्टैंड लिया, ये मैं आपको, एक कड़ी मेरी रह गई है, एक जगह से मुझे मालूमात रहना बाकी है, तो इसकी तफसीलात मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। अब हुआ ये कि इन इख्तलाफात के बाद जब ये मामला हो गया और पीर वाले दिन जब कौमी असेंबली का इजलास होना था और डॉक्टर फारूक सत्तार का एक वजन भी अपने हलकों के अंदर इस हवाले से बन चुका था, तो बाद में ये ऐलान किया गया कि एमक्यूएम ने अब अपने 1.5 साल के बाद डिप्टी पार्लिमानी लीडर का अनाउंसमेंट किया। यहाँ एमक्यूएम अपने छोटे मामलात के अंदर पीएसपी फैक्टर उलझता रहा और वहां डॉक्टर फारूक सत्तार को डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा मिल गया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए वहां और भी बहुत सारे नाम हो सकते थे, जिसमें पीएसपी से ही ताल्लुक रखने वाला एक बड़ा नाम अरशद वोहरा भी हो सकता था, इसमें दीगर लोग भी हो सकते थे, लेकिन अरशद वोहरा साहब को तो जाहिर है अब उन्होंने पीएसपी फैक्टर ने अपने आप से अलग कर दिया है और उसकी भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कि उसको क्यों अलग किया। और एमक्यूएम वाला जो फैक्टर है, एमक्यूएम पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है, वो एक अलग मामला है। अच्छा, ये खबर है तो हम किसी एक तरफ नहीं है, बल्कि हम आपको खबर दे रहे हैं कि उस वक्त सारी सूरत हाल क्या हुई और किस तरीके से हुई। उसमें किसी को कोई बात अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई बात बुरी लगती है तो सद बिस्मिल्लाह, सही है। लेकिन खबर यही है, हम किसी एक तरफ अपना झुकाव नहीं रखते, बल्कि हम आपको खबर दे रहे हैं। अब उस पूरे में किस किस के टेलीफोन कॉल्स आई, किसने किसके मैसेज डिलीट किए, ये सारी तफसीलात मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में इसलिए दूंगा क्योंकि एक कड़ी बात है, और आपको पता है मैं एक मुस्तनद साथी हूँ, बिल्कुल आपको खबर वो देता हूँ कि जिसकी मेरे पास तस्दीक हो जाए। तो अब तक जिन बातों की तस्दीक हुई है वो ये एक आखिरी कड़ी रह गई है जिसकी तस्दीक हो जाएगी और वो खबर मैं आपको जरूर दूंगा। अगली खबर की तरफ आता हूँ और बड़ी खबर की तरफ आता हूँ। मामला ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त मुकाबला शिद्दत के साथ जारी है मरियम नवाज साहिबा के दरमियान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये प्रोपगेट करने की कोशिश कर रही है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात है और मरियम नवाज शहबाज शरीफ की जगह पर आकर बैठना चाहती है, इसलिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज कर रही है। अच्छा, ये उसी तरीके की कहानी है जिस जमाने में आप सुनते थे कि नून में से शीन निकल रहा है और शीन में से नून निकल रहा है। ये कहानी इस तरह की नहीं है जिस तरीके से आपको बताई जा रही है या बताने की कोशिश की जा रही है। कुछ बड़े बड़े सहाफी, अब जैसे मैं आपको बड़े बड़े सहाफियों के नाम दूं कि जो पहले इस बात को समझिए कि ये है मीडिया वॉर, और मीडिया वॉर के अंदर जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खर्च कर रही है वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ा अमाउंट खर्च कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अमाउंट खर्च कर रही है वो भी लग रहा है करप्शन की निगाह हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 करोड़ के करीब एक ऐसा अमाउंट सालाना के तौर पर मुख्तस पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया है कि जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को या जो यूट्यूबर्स हैं या जो दीगर
मीडिया के बड़े लोग हैं, उनको खास तौर पर ये फंड जाता है मुख्तलिफ वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी तादाद है, उन्होंने इस पूरे मार्के के अंदर जिनको पैसे जाते हैं, उनके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन पैसे उनको जा रहे हैं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मुबशिर लुकमान है। मुबशिर लुकमान का ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है, कभी वो इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं। कभी जमाने में कहते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब से ज्यादा बेहतर अच्छा कोई लीडर नहीं है, फिर कहने लगे कि इमरान खान से अच्छा कोई लीडर नहीं है, और फिर इमरान खान को ही गालियां देने लगे, फिर मरियम के खिलाफ चलने लगे, फिर मरियम की हिमायत करने लगे। अब उन्होंने ये मुलाजिम है 365 चैनल के जो कि शर्जील इनाम नेमन का है, और शर्जील इनाम नेमन साहब का कहा जाता है कि है उनका, सही मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लूं ज्यादा क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो कहा जाता है कि उनका, और उसको एक भारी अमाउंट तकरीबन दिया जाता है, ये 20-30 लाख रुपए के अमाउंट दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब वो सोशल मीडिया पे अपना व्लॉग करता है या चीजें करता है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाता है, जबकि आपके पास इसके क्लिप्स मौजूद होंगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल रिसेंट क्लिप्स में आपको बता सकता हूँ कि जिसमें वो उसके खिलाफ बयानिया बनाता है। अच्छा, मसला क्या है, आपको मैं जो खबर देने वाला हूँ उसको जोर से समझिएगा। 16 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है, लेकिन आप इस बात को देखिए कि करोड़ों रुपया महीने की बुनियाद पर खर्च होने के बावजूद भी बेतहाशा व्लॉगर्स को या मुख्तलिफ टीवी एंकर्स को अपने पास मुलाजमत देने के बावजूद भी, और उसके बाद करोड़ों रुपया इन्फ्लुएंसर्स को देने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बयानिया नहीं बना पा रही। अब वजह क्या है? उसके बाद ये सूरत हाल सामने आती है कि जनाब इनका मरियम नवाज से झगड़ा, और अब वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान झगड़ा देना चाहते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक खबर ये दी थी कि मोहसिन नकवी क्यों आए, तो मैंने आपको ये बताया था कि मोहसिन नकवी के मरियम नवाज साहिबा से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि जिसे आप कहें कि बहुत अच्छे ताल्लुकात है और बहुत शानदार किस्म के उनके ताल्लुकात है और वो मरियम नवाज से बात करने के लिए उनको बुलाया गया होगा, नहीं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जाहिर है मुख्तदरा हलकों से ही कोई मामला आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हैरतअंगेज तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है, और जब कभी भी इस तरह की क्लैश की कंडीशन होती है तो आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद छोड़कर कराची में बैठे होते हैं, ऐवान सदर छोड़कर इस ऐवान सदर के अंदर बैठे हुए होते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हैदराबाद के अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है वो एक मैं बाद में आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आपको इख्तलाफ नजर आ रहा है, दर हकीकत ये इख्तलाफ सूबाई मामला का नहीं है, यानी कि सिंध और पंजाब के दरमियान का मामला नहीं है, ना ही ये मरियम वर्सेस शहबाज शरीफ है, ना ही ये मरियम वर्सेस इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस शहबाज शरीफ है, बल्कि ये मामला कुछ और है, और इस मामला को अब कहीं और मोड़ा जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा पे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, 10,000 इख्तलाफात हो सकते हैं, करोड़ों इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज का मामला यह है कि पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है, तो वोट बैंक ना हो या हो, उसके बावजूद भी सब मरियम नवाज की बात को इस तरीके से कोट किया जा रहा है कि जनाब मरियम नवाज बहरहाल कुछ भी काम तो कर रही है, सिंध हुकूमत काम ही नहीं कर रही, और सिंध हुकूमत अपने आप को इस इल्जाम से बाहर नहीं निकाल पा रही है। ये एक बड़ी अहम खबर है। दूसरी तरफ जो है वो एक अहम नाम मुश्ताक साहब, जो कि जमात इस्लामी के सेनेटर भी रहे हैं, इस वक्त बाहर इन्हें जो है वो जो एक काफिला गया था गजा के लोगों की मदद करने के लिए, वहां पर इजराइल ने उन्हें कैद कर लिया था। कहां पर उन्हें कैद किया था जरा सा, और अब वो उर्दू के अंदर मौजूद है, जरा सा सुनते हैं। जी जनाब, अब वो उर्दू पर मौजूद है, लेकिन 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल ने यहाँ पर भी उनके साथ जुल्म और बर्बरियत की इंतहा रखी। इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है, और उनके साथ बड़ा ही नारवा सलूक रखा गया। क्या कहा उन्होंने, ये जरा देखिए। हथकड़ियां डाल के पीछे बांध दी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे हद ये हो गई कि इजराइल ने उनको कुत्तों के साथ कुत्ते उनके ऊपर दौड़ा दिए। ये भी जुमला सुनिए आप। बहरहाल इजराइल का जुल्म और जबर जारी है, और दूसरी तरफ हम पर भी पाबंदी उसी इजराइल की वजह से लगी है, लेकिन हम हक कहने से बाज नहीं आएंगे। अपना बस का ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश फरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। जा दीजिए, अल्लाह ने।